जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। आप सभी को पता है कि ये हम प्रैक्टिस सेट जो बात कर रहे हैं वो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम छाहर कहानी की टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं सारे कहानियों को। इसमें से आज हम बात करेंगे चौथी कहानी, जो कि कहानी का नाम है बूबा एगो कहानी कही दे। तो बूबा एगो कहानी कही दे यह छाहर कहानी संग्रह का ये कहानी है, और उसी से हम बात करेंगे। आज जितने भी कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, और निश्चय ही यहाँ से लगभग प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसे प्रश्न बचते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी इसमें से कौन सा सेक्शन आपको जोड़ा जाए, जो कि कह सकते हैं कि आपके लिए और भी आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको याद रखनी है छाहर कहानी संग्रह के बारे में। तो छाहर कहानी संग्रह यह लिखा किसने है? तो छाहर जो कहानी संग्रह है इसको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 2007 में इसका जो वो प्रकाशन होता है इस पुस्तक का। इसमें टोटल कितनी कहानी? तो 10 कहानी है, और चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। तो वो जब पूरा ये किताब ही चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया तो प्रत्येक इसमें कहानी जो है वो 10 कहानी जो वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? चितरंजन महतो चित्रा ने ही बूबा एगो कहानी कही दे कहानी लिखल है। तो एकर 10 कहानी के लिखल है तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बूबा एगो कहानी कही दे कौन किताब में छपल है? तो यह कौन किताब में छपल है? तो छाहर किताब में जो वो छपा है, जिसका प्रकाशन 2007 में होता है। तो 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी सवाल जो वो बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ या इसका प्रकाशक कौन है, यहाँ से भी बनता है सवाल। तो अगर प्रकाशक की बात करें तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जिसे कजरा सेंद्रादान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। रामगढ़ से इसका जो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। इस कहानी संग्रह के मंतव्य लिखवैया जो थे उनका नाम था गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, और एक बात लिखवैया जो है वो है गोविंद महतो जंगली। जबकि लेखक परिचय जो इस कहानी का लिखा गया था वो लेखक परिचय हैं वासुदेव महतो, और प्रकाशन वर्ष तो हमने पहले बता दिया कि 2007 में इसका प्रकाशन होता है। तो यहाँ से 4-5 सवाल आपके बन रहे कि सबसे पहले छाहर है क्या? तो एक कहानी संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 2007 में हुआ। इसके प्रकाशक कौन है? खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा। लेखक परिचय किसने लिखा है? वासुदेव महतो ने। मंतव्य लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने, और एक बात लिखवैया गोविंद महतो जंगली है। तो इतने प्रश्न यहाँ से आपके जो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें से जो है वो है बूबा एगो कहानी कही दे पाठ में कहानी कौन सुनावहत। तो इस कहानी में जो है एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, गंगाराम, जो कि एगो गांव का एक बूढ़ा रहता है, जो कि हंसमुख स्वभाव का एक बूढ़ा रहता है। वही जो वो खलिहान में बच्चों को जो है वो सुनाता है, कहानी सुनाता है। तो इसका नाम क्या है? गंगाराम। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बूबा एगो कहानी कही दे के पात्र नाय लागे। तो इनमें से कौन सा एक पात्र है जो कि बूबा एगो कहानी दे इस कहानी का पात्र नहीं है? तो गंगला आजा बिल्कुल है, धनिया काका और रमुआ दादा, ये तीनों तो इस कहानी का पात्र है। जबकि चुनिया काकी आप सभी को पता है कि इसके पहले हमने एक कहानी देखा था हम कैसे जियब, उसमें से चुनिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि एक विधवा औरत है जिसके बारे में हमने कंसेप्ट पूरा पढ़ा था, है ना। तो याद रखेंगे यह हम कैसे जियब इस कहानी के पात्र है, ना कि बूबा एगो कहानी कही दे के। तो इस कहानी का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चुनिया जो वो इस कहानी का पात्र नहीं है, बाकी ये तीनों पात्र जो वो इस कहानी का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि बूबा एगो कहानी कही दे में गंगाराम कहानी कहाँ सुनावहला। तो बूबा एगो कहानी कही दे में गंगाराम कहानी कहाँ सुनाता है? तो खलिहान में यह कहानी जो वो सुनाता है। दरअसल अघन महीना का यह कहानी बताया गया कि अघन महीना धान कटनी, धान एक बीड़ा खर्रे में सबका रखा जाता है। उसमें से आसपास के कई खर्रे खलिहान जो होता है वो एक साथ कई लोगों का खलिहान देखने को मिलता है, जिसमें से शाम और सुबह अपना धान का या तो कह सकते हैं जो भी उसमें रखा जाता है खलिहान में, उसकी रखवाली के लिए वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, बच्चे लोग पहुँचते हैं, और साथ ही साथ ये बुजुर्ग जो जिसका नाम गंगाराम रहता है ये भी पहुँचते हैं। तो साथ ही साथ सभी बच्चों को और भी जो लोग रहते हैं सभी को जमा करके और यह कहानी सुनाते हैं। सभी लोग इसे बूबा कहते हैं। बूबा का अर्थ होता है बाबा, है ना। बूबा कह करके सबको पुकारते हैं। तो ये कहानी जो वो सुनाते हैं, और कुछ कहानी जो वो इस प्रकार से बताते हैं कि कहानी
रिलेट करके बताया इन्होंने। क्या कि यहाँ पे 4 पात्र के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। कौन कौन सा पात्र है चारों, तो ये चारों पात्र के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, तो पहला तो है दीनानाथ भंडारी, दीनानाथ भंडारी, ठीक है। दूसरा जो इसमें पात्र है वो है सहजदेव चौधरी, दूसरा जो पात्र है वो है सहजदेव चौधरी। अगला जो है वो है फागू मांझी, एक है फागू मांझी, और एक और पात्र इसमें बताया गया है वो है तीरथ मुंडा या तीर्था मुंडा। कई जगह पे तीर्था मुंडा या तो तीरथ मुंडा, जो भी है चलिए तीरथ मुंडा, ये आपको याद रखने हैं। 4 पात्र यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये चारों पात्रों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि ये छोटे मोटे गांव के ये सभी जमींदार थे, और लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो मन था वो कहीं ना कहीं भटकने लगा। गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा, स्वाभाविक बात है कि राजा जमींदारी के समय जो था वो जमींदारों का गांव के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, और मनमाना वो लोग क्या है कि उस पर टैक्स लगा करके टैक्स वसूलते थे, और जो भी कर होता था उस पैसा से अपना वो कह सकते हैं कि अय्यासी वाला ज़िंदगी, कमायल धन जो था गलत तरीके से कमाया हुआ, खाए पिए में मौज मस्ती में वो अपना खर्चा करते थे। मांस मछली दारू मांस वगैरह का सेवन करते थे, और इसके बिना वो खाना पीना खाते नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आप सभी को पता ही है कि धीरे धीरे जमींदारी प्रथा जो वो धीरे धीरे कम होने लगा, और जब जमींदारी प्रथा खत्म हो जाता है तो इन लोगों की स्थिति जो वो धीरे धीरे खराब होने लगा। अब स्वाभाविक बात है कि इन लोगों की दुकान धीरे धीरे बंद हो रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि सभी की स्थिति कहीं ना कहीं डगमग हो जाता है। ऐसे में दीनानाथ भंडारी के जो पुत्र थे, यानी इसके जो बच्चे थे, वो बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, और वो अच्छी से पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण से इनका जो वो थोड़ा बहुत स्थिति जो वो अच्छा हो जाता है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इनका सबसे अच्छा स्थिति जो वो दीनानाथ भंडारी का माना जाता है। उसके बाद सहजदेव चौधरी के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाँव में अपना खेती बाड़ी में लग जाते हैं, और वो खेती बाड़ी करना शुरुआत कर देते हैं। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं रहता है, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से एक कह सकते हैं कि एवरेज एक अपना चल रहा होता है। लेकिन बच जाते हैं 2 लोग, एक है फागू मांझी और दूसरा है तीरथ मुंडा। ये दोनों लोग क्या है कि खा पी करके पूरा अजगर जैसन पलटल है, अपना बेटा बाल बच्चा भी उसी तरह से निकल गया, जिसके कारण से इन लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा, और लगातार जो वो ये लोग परेशान होने लगे कि कैसे क्या होगा। तो यही दोनों को व्यक्ति को रिलेट करके और वो गांव के 2-3 व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ये चारों पात्र के बारे में पहले वो कहानी बताते हैं, और बताते हैं कि उसी तरह से हम लोगों के गांव में भी 2-3 व्यक्ति उसी तरह से है। अब वो कौन कौन सा बात यहाँ पे किया गया है, जैसे एक नाम आता है, ये चारों तो नाम आपके पता चल गया, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा। तो ये दोनों फागू मांझी और तीरथ मुंडा का स्थिति खराब होने के कारण से ये दोनों लोग जो है वो वापस दीनानाथ भंडारी के यहाँ खेती बाड़ी या तो कह सकते हैं कि जो भी है खेती बाड़ी में अपना काम करने लगते हैं लेबर के रूप में। तो ये तो इनके बारे में कहानी था, लेकिन इसी से रिलेट करके और बुबा एको कहानी कह दे, यानी गंगाराम जो कहानी बताता है वो रिलेट करता है कि गांव का अगर देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार से हमने इनके गांव के भी कुछ ऐसा आदमी हथुन जे कि ये सब भी दारू मौत पी करके और रहो थुन। जैसे गंगला आजा देख ले, धनिया काका देख ले और रमू अदा, ये 3 यहाँ पे बात किया गया है। कौन कौन सा, गंगला आजा। अगला बात किया गया है धनिया काका और एक है रमू अदा। तो ये 3 व्यक्ति जो उस गांव के रहते हैं, इन तीनों के बारे में बोलते हैं कि ये तीनों भी जो वो कुछ इसी तरह से है। जब पियत हूँ तखने बड़ा डिंग हाकत हूँ और जकर तकर से झगड़ा करके बेटी बिहा पर गंगला 2 खेत और 1 टाण भी बेचल, धनिया कई गो खेत बाड़ी बेच दिल, टाण बेचल। रमू 2 बेटी बिहा में 2 खेत 1 सड़क धारे के टाण बेच दिलक, पानी पटवे पंपो बेच दिलक। तो जब अब घर में पैसा जखने कमाई तो तखने बढ़िया से रखतो ना, खाए पी के उड़ा दलथिन, तो लास्ट में की होले, लास्ट में बेटी बिहा करी ये सब खेत बेचल पड़ले। तो ई तरी सबकी जो स्थिति बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं गंगाराम इस कहानी को सुना करके बच्चों को 2-3 संदेश देना चाहता है। पहला संदेश क्या है, पहला संदेश तो ये देना चाहता है कि सबसे पहले तो इन लोगों के जैसा मत बनो, यानी जो दारू मौत का सेवन है उसका सेवन मत करो। पहला तो ये कंसेप्ट यहाँ से आता है कि आप लोग जो है वो इसका सेवन कभी ना करें। यहाँ से जो वो आपके जीवन में कई तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपका शरीर खराब होगा, आपके परिवार बिखर सकते हैं और भी कई तरह से दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा इसमें कंसेप्ट ये देते हैं कि देखिए कि वो तो जमींदार थे,
एक जमींदार होने के बावजूद आज उन लोगों की स्थिति जो वो कितना ख़राब हो गया, जो एक समय में बड़ा रईसी दिखाते थे, बिना हमेशा एकदम अच्छे से अय्यासी के रूप में वो अपना पूरा खान पान अपना रखते थे और पूरा दिखाते थे कि हम बड़े लोग हैं, उसका स्थिति जो वो आज इस तरह से हो गया। तब समझ लो कि तुम लोगों की स्थिति भी तो और कितना ख़राब हो सकता है। इसलिए यह भी संदेश देना चाहता है कि आप लोग कभी भी ऐसा काम ना करें और ना ही ऐसा किसी को करने की सलाह दें। आज देख लो कि गांव का स्थिति, अगर उन लोगों का स्थिति हुआ है, गांव का जो लोग है उसका भी स्थिति देख लो कि वो भी अपना बेटी के शादी में खेत बाड़ी बेचना पड़ गया। तुम लोग भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी गलती करता है तो तुम लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आकर के खड़ा हो जाए। तो ये पूरा कहानी जो वो यहाँ पे ये सारा चीज़ बताने का प्रयास करता है गंगाराम, और कहीं ना कहीं लोगों के बच्चों में एक जो है वो अच्छी चीज़ों के बारे में बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो गलत संगत में ना पड़े और गलत आदतों से लिप्त ना हो। तो ये कहानी जो वो इसमें मुख्य संदेश यही चीज़ बताया गया है कि दारू मौत या तो जो भी शराब का सेवन है उसका सेवन ना करें। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक करके सभी कहानियों को हम कवर करते हैं। अगला सवाल है कि दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा इस सभे के हला। तो अभी तो आपको पता चल गया कि ये क्या थे, सभी छोटे मोटे यानी छोटे छोटे गांव के अलग अलग गांव के जमींदार थे। आगे हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन गांव का कौन जमींदार था, इसके बारे में भी हम सवाल देखेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक अच्छा प्रश्न भी आपके लिए हम तैयार किए हुए हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छोट मोट जमींदार हला। चलिए अगला सवाल है, बुबा एगो कहानी कही दे, कहानी है कहल वाक की यहाँ पे प्रयोग किया गया है। 3 अर्जन 13 खरच, मोद मास काम नास और डोरा पोड़ाए मगिन अठैनी नाइगेल, ये सब किए गए। तो यह कहीं ना कहीं जो दिखाया गया है, कहीं ना कहीं बात बताया गया है, यह एक लोकोक्ति है, पढ़तेर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बोला गया कि 3 अर्जन 13 खर्च, इसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले समझे कि 3 अर्जन 13 खर्च का अर्थ हुआ कि कभी भी ऐसा ना करें कि आपका 3 रुपया अगर इनकम हो रहा है और आप उससे अधिक खर्च करने का प्रयास करें, ये कभी भी आप गलत ना करें। अगर आप 5 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से कोशिश करें कि हम 4 रुपया खर्च करें और 1 रुपया हम सेव भी कर पाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा जीवन में अपना जो है वो रूटीन अपनाएं, ना कि आप 2 रुपया कमा रहे हैं और 4 रुपया खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। पहला तो ये बताया गया है। दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है, मौद मास काम नाश, यानी दारू मांस का सेवन जो है ये कहीं ना कहीं आपको कामों को नाश सकता है, आपके पूरा जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये दूसरा इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। तीसरा है कि डोरा पोड़ायल मकिन ऐठैनी नाइगेल, कहीं ना कहीं एक जमींदार से वो धीरे धीरे इतना खराब स्थिति हो गया कि वो माटी काटने की स्थिति पर आ गए, लेकिन उनका जो कह सकते हैं कि एक बड़ा बड़ा डींग हाँकने का वो आदत नहीं गया, यानी वो अपना घमंड जो वो कभी नहीं छोड़ रहा है। भले उसकी स्थिति कितनों भी खराब हो गई हो, लेकिन वो घमंड आज भी दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, लेकिन वास्तविकता में उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है और ये तीनों चीज़ों से ये सारा चीज़ जो वो एक बताने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है कि गंगाराम का स्वभाव कैसन रहे? तो यह एक हंसमुख मिजाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। तो गंगाराम कैसन व्यक्ति है? तो हंसमुख मिजाज के। अगर आंसर भेजते ए। अंग्रेज कर शासन काल में अंग्रेज के मालगुजारी कौन देहल? तो अंग्रेज के समय जो अंग्रेज को जो मालगुजारी देते थे वो कौन देते थे? तो राजा रजवाड़ा देते थे। अब राजा रजवाड़ा को कौन देते थे? तो राजा रजवाड़ा जो वो जमींदार के पास जाते थे। तो कहीं ना कहीं यह कनेक्टिविटी बना हुआ था। जमींदार जो वो वहाँ के लोग रैयत जो थे उनसे वो अपना काम करते थे। तो ये सारा जो वो एक चेन बना हुआ था जो कि एक यहाँ से जुड़े हुए सारा वो सिस्टम संभालते थे और वो अपना कार्य को करते थे। अगला इसमें आता है कि राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथे लेहल? तो ये सभी जो वो जमींदार के हाथ से वो लेते थे मालगुजारी। तो याद रखेंगे राजा रजवाड़ा किससे लेते थे? तो जमींदार से। अंग्रेज किससे लेते थे? तो राजा रजवाड़ा से लेते थे। इस तरह से यहाँ पे बात किया गया है। और जमींदार सब किससे लेते थे? तो गांव के लोग जो भी वहाँ पे रैयत थे उनसे लेते थे। रैयत से मालगुजारी कौन असूल कर रहा? तो रैयत से मालगुजारी कौन असूल करते थे? तो ये जमींदार करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक पूरा एक सर्कल ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं अंग्रेज को, ठीक है। अंग्रेज क्या है कि अंग्रेज के नीचे कौन है? तो अंग्रेज के नीचे राजा है, राजा रजवाड़ा है जो भी है। इसके नीचे कौन रहता है? तो जमींदार रहता है, जमींदार रहता है। जमींदार के नीचे कौन है? तो रैयत है, रैयत है। और गांव के लोग जो हैं इसके नीचे, ये सब आ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा चेन बना हुआ है कि अंग्रेज को कौन देता है? तो राजा रजवाड़ा देता है।
ये राजा रजवाड़ा को जमींदार पहुंचाता है, उसके नीचे ये लोग होते हैं, तो ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता जाता है ना। ये लोग एक दूसरे को के पास में ये अपना कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एकड़ में कौन सही कथन न है। तो यहाँ पे एक तो आपके स्थान दिए हुए हैं, जिसमें से 4 स्थान के बारे में, 4 गांव के बारे में चर्चा किया गया है, और ये 4 जमींदारों के बारे में चर्चा किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्थान का जमींदार जो वो सही नहीं है। तो भदुआगढ़ा का जमींदार जो था वो दीनानाथ भंडारी, ढेपचूर टाड़ का सहजदेव चौधरी, बागलता का फागू माझी और सियारडी का सुगना मुंडा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो सही नहीं है। तो 3 तो इसमें सही है, एक आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो भदुआगढ़ा का दीनानाथ भंडारी ये जमींदार थे, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही है। ढेपचूर टाड़ का सहजदेव चौधरी है, ये भी सही है। बागलता का फागू माझी रहता है जमींदार, जबकि सियारडी का जो जमींदार का नाम होता है वो तीर्था मुंडा होता है, ना कि सुगना मुंडा। तो याद रखेंगे इसका नाम जो था वो था तीर्था मुंडा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी ये डी जो है वो सही नहीं है। सियारडी का जो जमींदार था उसका नाम था तीर्था मुंडा या तीरथ मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ऊंच कुलेक बामन परिवार एक जमींदार रहे। तो ऊंच कुलेक बामन परिवार एक जमींदार कौन रहे, तो वो था दीनानाथ भंडारी। और दीनानाथ भंडारी के बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं शहर चल जाते हैं पढ़ने के लिए, और उनकी स्थिति जो वो अच्छी हो जाती है। जबकि सहजदेव चौधरी के जो पुत्र होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो गांव में ही खेती बाड़ी अपना काम में जुड़ जाते हैं। अब बच जाते हैं ये 2 लोग, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये दोनों के पास तो अब क्या है कि ये थोड़े आलसी किस्म के लोग होते हैं, जिसके कारण से ये जीवन में अपना बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। अंत में क्या करते हैं, ये दोनों लोग मिल घूम फिर करके वापस आ जाते हैं दीनानाथ भंडारी के यहाँ, खेती बाड़ी जो भी होता है अपना वो कार्य करने के लिए, और माटी काटने के लिए जो भी काम होता है उनके घर में मजदूरी का काम करने के लिए दोनों चले जाते हैं। क्योंकि दीनानाथ भंडारी के बच्चे सब बाहर में पढ़ते थे और इनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इनके घर में ये कार्य करने लगते हैं। तो ये चारों कहानी आपको समझ में, पूरा चारों के बारे में आपको जो वो पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदार खत्म हेल बादे केकर छुआ गांव छोड़ी शहर गेला। तो दीनानाथ भंडारी के बच्चे जो थे वो कहाँ चल गए, शहर चले जाते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दीनानाथ भंडारी कर खेते कोने माटी काटला। तो दीनानाथ भंडारी के घर में खेत में कौन माटी काटने लगे, तो एक तो फागू मांझी और तीर्था मुंडा, ये दोनों लोग जो थे वो क्या करने लगे, इनके घर में माटी काटने का काम करने लगे, यानी जो भी मजदूरी का काम करने के लिए ये लोग करने लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगला आजा, धनिया काका और रमुआ दादा कहानी में कैसन पात्र लागत। तो ये तीनों ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि कंपेयर किया गया है। कहीं ना कहीं ये तीनों पात्र जो है इसको कंपेयर कहाँ से किया है, तो वो जो जमींदार थे, ठीक है, वो जमींदारों से ही किया गया। फागू मांझी, तीर्था मुंडा, इन लोगों के कहीं ना कहीं जीवन से इसको जो वो कनेक्ट किया गया है, और इन्हीं के जीवन पर आधारित जो वो बताया गया है कि ये तीनों लोग जो थे वो क्या थे, ये तीनों कहीं ना कहीं ऐसा पात्र के बारे में बताया गया है जो लोग जो वो आलसी किस्म के लोग होते हैं, दारू वगैरह पीना करना, और जब ये दारू पीते हैं तो बड़ा बड़ा अपना डींग हाँकते हैं, और जैसे बोलते हैं कि सूखल फुटानी, वैसा वाला कहावत है इन लोगों के साथ। तो होता कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ये डींग हाँकते हैं और बड़ा बड़ा बात बोलते हैं जब ये पीते हैं। साथ ही साथ ये कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, और अपने जब बारी आता है बेटी की शादी का तो अपना जगह ज़मीन बेच करके किसी तरह से अपनी बेटी का विवाह करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी दारू पी के बड़का बड़का डींग हकवैया लोग के जैसन रहत। अगला सवाल है कि दारूक निशा सोबले बेसी कौन समाजे पावल जाए। तो ऐसा बताया गया कि आदिवासी समाज में जो है वो जनरली देखा गया कि सबसे ज़्यादा दारू निशा करने वाला जो है, हालांकि वर्तमान में थोड़ा सा इसकी जनसंख्या जो वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ये नहीं बोल सकते, किसी एक समाज को हम गलत नहीं ठहरा सकते। ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कई लोगों के जीवन में तो एक नहीं बोलते कि स्टेटस ऐसा मानता है कि हाँ भाई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। वो दिखावे में भी कुछ लोग ऐसे कार्य जो वो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो गलत है वो गलत है। ये चीज़ करने से आप सभी को बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए, और सभी को सलाह भी देना चाहिए कि इन चीज़ों से हमेशा आप दूर रहें, जिसके कारण से एक नहीं अनेकों आपको जो वो नुकसान ही है, और इससे एक भी आपको फ़ायदे नहीं हैं। तो ऐसा हम काम क्यों करें जिसमें एक भी कोई फ़ायदा नहीं हो, सारा का सारा जो वो नुकसान ही है, तो हम वैसा काम आखिर में क्यों करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें से बताया गया है। चलिए अगला सवाल है कि बूबा एगो कहानी कही दे कर कथानक कर मूल भाव की है। तो बूबा एगो कहानी कही देकर कथानक कर मूल भाव की है। तो सबसे पहले तो दारू पिया का वर्णन करल गेल है,
तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया कि कैसे एक दारू पीने का यानी जो शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति है वो कैसे उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वो किस हद तक जो वो नीचे आ सकता है उसके बारे में बताया गया है। पहला है कि दूसरा इसमें बताया गया कि निशा का खराब प्रभाव देखो एक दारू निशा का जो खराब प्रभाव है उसके बारे में दिखाया गया है। और साथ ही साथ दारू घर एक नाश कर मूल कारण, यह भी बताया गया कि दारू जो है वो कहीं ना कहीं घर के नाश करने का एक मूल कारण भी माना गया है। चाहे आप ये सारा चीज़ का सेवन करेंगे तो आपका परिवार पूरा बिखरने का भी पूरा का पूरा चांसेस होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये सभी चीज़ों पर जो वो इसमें वर्णन जो वो कथा में यानी इस कहानी में बताया गया है, वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि बुबा एगो कहानी कह दे में कहानी की सीख दे है। तो इस कहानी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पहला तो ये मिलता है कि दारू नशा ना करे चाहिए, पहला। जितना अर्जन उतने खर्चा करे चाहिए। दूसरा इसमें सीख मिलता है कि जितना हमारे पास सक्षम है जितना हम कर सकते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा कि जितनी लंबी चादर होनी चाहिए उतनी ही पैर पसारिए, ठीक है। तो उतना ही आप खर्च करें जितना आपके पास सक्षम है, जितना आपके पास जितना आपके पास संसाधन हो, जितना आपके पास जुट पा रहा है उतना ही करने का प्रयास करें, अधिक करने का प्रयास ना करें। अगर आप कोशिश करें कि अगर आप 4 रुपये कमा रहे हैं तो 2 रुपये आप उसमें खर्च करें और 2 रुपया सेव करने का प्रयास करें, या तो 3 रुपया खर्च करें और 1 रुपया आप सेव करने का प्रयास करें, यानी बचाने का प्रयास करें, जो आपके भविष्य में वो काम आने वाला है। लेकिन कभी आप ऐसा ना करें कि 2 रुपया आप कमा रहे हैं और 4 रुपया या 3 रुपया खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 रुपया के जगह में आप 4 रुपये खर्च करें तो वो 2 रुपये का भरपाई आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित कर देगा। क्योंकि आप यहाँ पे जो 2 रुपये माइनस में आप हमेशा चल रहे हैं उस चीज़ को भरपाई आप कैसे कर सकते हैं। आपका जीवन जो है वो सीमित साधनों तक सीमित है कि आप उतना ऐसा नहीं कि कल आप ज़्यादा कमाएंगे, आज कम कमा लिए तो कल हम ज़्यादा कमा लेंगे, वैसा तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति अगर काम करता है तो अगर उसका सैलरी 15,000 होता है तो वो ऐसा नहीं कि अगला आज 15,000 मिला तो अगला बार चलो 20,000 मिल जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे, वैसा तो है नहीं। आपका सैलरी भी बढ़ेगा तो बहुत दिनों के बाद बढ़ता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो वो समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर और अगला जो इसमें थर्ड पॉइंट बताया गया है कि दारू पी के झगड़ा ना करे चाहिए। स्वाभाविक बात है कि आप कई लोगों को देखा होगा कि कई लोगों को ऐसे होते हैं कि जब नशा का सेवन करते हैं ये सारा चीज़ जब दारू पियेंगे तो पता नहीं अंट किसी के पास भी कुछ भी वो बक देंगे और कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर आप उससे उलझने जाएंगे तो वो लड़ाई तक उतर जाते हैं और तुरंत वो लड़ाई भी कर लेंगे, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे कह सकते हैं कि यह कारण जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं ये सारा सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी कहानी है। आपको इसका आंसर जो वो कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहानी कहवैया बूढ़ा के की नाम हल है, जो कोई कहानी का नाम क्या है, बुबा एगो कहानी कह दे। तो बुबा एगो कहानी कह दे में कहानी जो बताता है उसका नाम क्या रहता है, ये नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल के नाम से ही, इसी नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा PDF जो वो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस के जितने भी क्लास हुए हैं वो सारे PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी अन्य अपडेट हैं वो सारे अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।